मर्मेलादोव ने अपनी मुट्ठी से मेज पर जोर से प्रहार किया। ऐसा ही मेरा स्वभाव है। क्या आप यकीन करेंगे महोदय कि मैंने वास्तव में उसकी जुराबों को भी शराब में बदल दिया। उसके जूतों की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वह तो समझ में आता है, लेकिन उसकी जुराबें भी। मैंने उसका छोटा अंगोरा शॉल भी बेच दिया, जो उसे शादी से पहले उपहार में मिला था और जो उसकी अपनी संपत्ति थी, मेरी नहीं। हम एक ठंडे कमरे में रहते हैं और इस सर्दी में उसे ठंड लग गई, जिससे उसने खांसना और खून थूकना शुरू कर दिया। हमारे 3 छोटे बच्चे हैं और कैथरीन इवानोवना सुबह से रात तक काम करती है, कपड़े धोती है और बच्चों को साफ सुथरा रखती है, क्योंकि उसने हमेशा हर चीज को साफ रखने की आदत डाली है। दुर्भाग्य से उसकी छाती कमजोर है और उसे तपेदिक है। ये मुझे बहुत दुखी करता है। क्या मुझे यह महसूस नहीं होता? जितना ज्यादा मैं पीता हूं, उतना ही यह महसूस करता हूं। मैं जानबूझकर शराब पीता हूं ताकि मैं और ज्यादा महसूस कर सकूं और ज्यादा पीड़ा सह सकूं। मैं अपने दुखों को बढ़ाने के लिए पीता हूं। यह कहकर उसने निराशा में अपना सिर मेज पर रख दिया। युवक, उसने सिर उठाते हुए फिर कहा, मुझे लगता है कि मैं आपके चेहरे पर परेशानी के भाव पढ़ सकता हूं। जैसे ही आप अंदर आए, मुझे यह महसूस हुआ और यही वजह थी कि मैंने आपसे बात की। मैं आपको अपनी कहानी इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि इन बेकार लोगों के बीच मजाक का पात्र बनूं, जिन्होंने इसे पहले भी सुना है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक शिक्षित व्यक्ति की सहानुभूति चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरी पत्नी की परवरिश एक प्रांतीय अभिजात्य बोर्डिंग स्कूल में हुई थी और जब उसने वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तो उसने गर्व से गवर्नर और अन्य अधिकारियों के सामने अपने शॉल में नृत्य किया। वह खुशी इतनी बड़ी थी कि उसे एक स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा मिला। पदक तो हमने बहुत पहले बेच दिया, लेकिन मेरी पत्नी अभी भी डिप्लोमा को एक डिब्बे में संभाल कर रखती है और उसने इसे कुछ दिन पहले ही हमारी मकान मालकिन को दिखाया था। हालांकि वह उस महिला के साथ हमेशा लड़ाई करती रहती है, लेकिन अपने बीते अच्छे दिनों की निशानियां दिखाने में उसे खुशी होती है। मैं इसमें आश्चर्य नहीं करता, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और उसका एकमात्र आनंद पुराने दिनों को याद करना है। हां, उसकी आत्मा बड़ी, गर्वपूर्ण और अदम्य है। वह अपना फर्श खुद साफ कर लेगी और काला ब्रेड खा लेगी, लेकिन वह अपने साथ सम्मानजनक व्यवहार की मांग करती है। उसने मिस्टर लेबेजियातनिकोव की बदतमीजी को सहन नहीं किया और जब उसने उसे पीटा तो खुद को अपमान का बदला लेने के लिए वह बिस्तर पर पड़ गई। उसे अपने सम्मान पर हुए इस आघात का दुख शारीरिक चोटों से कहीं अधिक था। जब मैंने उससे शादी की, वह 3 छोटे बच्चों की मां और विधवा थी। उसका पहला पति एक इन्फेंट्री अधिकारी था, जिसके साथ उसने घर से भागकर शादी की थी। वह उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह जुआ खेलने लगा, अधिकारियों के साथ उलझा और अंततः मर गया। आखिर में उसने उसे मारना भी शुरू कर दिया। मैंने एक विश्वसनीय स्रोत से सुना है कि उनके रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं थे, लेकिन इससे उसे आज भी उसके प्रति आंसू बहाने और उसकी यादों में खोने से नहीं रोकता। वह अक्सर मेरे और उसके बीच तुलना करती है, जो मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं करती। फिर भी मैं इस बात से खुश हूं कि वह अपने पहले जीवन को सुखद मानती है। उसके पति की मृत्यु के बाद वह खुद को 3 छोटे बच्चों के साथ एक सुदूर और जंगली इलाके में अकेला पाती है। यही वह जगह थी जहां मेरी उससे मुलाकात हुई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि मैं, जिसने बहुत कुछ देखा है, भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। उसके परिवार के किसी सदस्य ने उसकी मदद नहीं की और उसका गर्व भी उसे उनकी सहानुभूति की ओर देखने नहीं देता। तब मैंने, महोदय, जिसने अपनी पहली पत्नी को खो दिया था और एक 14 साल की बेटी का पिता था, उसकी हालत पर दया करके उससे शादी का प्रस्ताव दिया। वह एक अच्छे परिवार से थी
और अच्छी तरह शिक्षित थी, फिर भी उसने मुझसे शादी करने के लिए सहमति दी। इससे आप उसकी दुर्दशा का अंदाजा लगा सकते हैं। उसने मेरा प्रस्ताव आंसुओं और सिसकियों के साथ स्वीकार किया और अपने हाथ मरोड़ते हुए कहा, हां, क्योंकि उसके पास और कोई सहारा नहीं था। क्या आप समझ सकते हैं महोदय, इसका मतलब क्या है कि आपके पास कहीं भी जाने की जगह न हो? नहीं समझ सकते? अभी तक नहीं? खैर, मैंने उसे पूरे 1 साल तक ठीक से रखा। मैंने इस चीज को छुआ तक नहीं। यह कहते हुए उसने सामने रखी आधी बोतल की ओर इशारा किया, क्योंकि मेरी भावनाएं ईमानदार थीं। लेकिन मैंने कुछ कमाया नहीं। इस बीच मैंने अपनी नौकरी खो दी। मेरी कोई गलती नहीं थी। प्रशासन में हुए बदलावों के कारण मेरी पोस्ट को खत्म कर दिया गया और फिर मैंने पीना शुरू कर दिया। करीब 18 महीने की निराशाओं और भटकने के बाद हम इस शानदार राजधानी में बसे, जो स्मारकों से भरपूर है। यहां मैंने एक नई नौकरी पाई, लेकिन फिर से खो दी। इस बार यह मेरी अपनी गलती थी और इसका कारण मेरी शराब की लत थी। हम अब अमालिया फेडोरोवना लिप्पे-वेग्जेल के घर में एक कमरा किराए पर लेकर रहते हैं। लेकिन हम कैसे जीते हैं या किराया कैसे देते हैं, यह मुझे खुद नहीं पता। हमारे अलावा भी कई किराएदार हैं। यह घर एकदम अव्यवस्थित है। इस बीच मेरी पहली शादी से हुई बेटी बड़ी हो रही थी। मैं उसके साथ जो कुछ हुआ उसे नजरअंदाज करना ही पसंद करता हूं। अपनी सौतेली मां के हाथों से उसे जो सहना पड़ा, मैं उसे बेहतर तरीके से समझ सकता हूं। कैथरीन इवानोवना, जो भले ही महान विचारों से भरी हुई है, एक चिड़चिड़ी महिला है जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकती। खैर, यह सब छोड़िए। सोनिया, जैसा कि आप समझ सकते हैं, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई। 4 साल पहले मैंने उसे भूगोल और विश्व इतिहास सिखाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मैं खुद इन विषयों में ज्यादा नहीं जानता था और मेरे पास कोई अच्छा किताब या मार्गदर्शन नहीं था, उसकी पढ़ाई ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। हम फारस के राजा साइरस तक ही रुक गए। बाद में जब वह बड़ी हो गई, उसने कुछ उपन्यास पढ़े। मिस्टर लेबेज्यात्निकोव ने हाल ही में उसे लुडविग की फिजियोलॉजी दी थी। क्या आप उस किताब को जानते हैं? उसे यह किताब बहुत दिलचस्प लगी और उसने हमें इसके कुछ हिस्से जोर से पढ़कर सुनाए। यही उसकी बौद्धिक शिक्षा का सारा हासिल है। और अब महोदय, मुझे आपसे सीधा पूछने दीजिए, एक गरीब और सम्मानित लड़की अपनी आजीविका कैसे कमा सकती है? यदि उसके पास कोई विशेष प्रतिभा न हो, तो वह दिन भर में केवल 15 कोपेक ही कमा सकती है, और इसके लिए उसे 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं? सोनिया ने परिषद के एक सदस्य इवान इवानोविच क्लॉस्टॉक, जिनका नाम आप जानते होंगे, के लिए आधा दर्जन लिनन की शर्ट बनाई। लेकिन उसे न केवल इसके लिए कभी भुगतान नहीं किया गया, बल्कि गलत माप का बहाना बनाकर उसे गाली गलौज के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। इस बीच बच्चे भूख से मर रहे थे और कैथरीन इवानोवना कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, अपने हाथ मरोड़ते हुए, और उनकी बीमारी के कारण उनके गालों पर लाल धब्बे साफ दिख रहे थे। तुम आलसी हो, उन्होंने चिल्लाकर कहा। तुम्हें यहां यूं बैठे बैठे कुछ करने की शर्म नहीं आती? तुम बस खाते हो, पीते हो और खुद को गर्म रखते हो। अब आप यह पूछ सकते हैं कि उस गरीब लड़की ने आखिर क्या खाया और पिया होगा, जब बच्चों को भी ब्रेड का एक टुकड़ा नहीं मिला था। मैं लेटा हुआ था, कह सकता हूं नशे में था। मैंने अपनी सोनिया की मीठी आवाज सुनी, जिसने धीरे से कहा, वह गोरी है और हमेशा पीली और कमजोर दिखती है। लेकिन कैथरीन इवानोवना, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? मुझे आपको यह भी बताना होगा कि दरिया फ्रांजोवना, जो एक बदनाम महिला है और पुलिस के बीच अच्छी तरह जानी जाती है, ने पहले ही हमारी मकान मालकिन के जरिए 3 बार सोनिया से संपर्क किया था। क्या? कैथरीन इवानोवना ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, तुम्हारे पास कोई बड़ा खजाना है जिसे तुम इतनी सावधानी से बचा रही हो, लेकिन उसे दोष मत दीजिए, महोदय, मत दीजिए। वह नहीं जानती थी कि वह क्या कह रही थी।
वह बीमार थी, परेशान थी और उसने अपने बच्चों को भूख से रोते हुए देखा था। उसकी बातें सोनिया को चोट पहुंचाने के लिए थीं, न कि उसे गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करने के लिए। कैथरीन इवानोवना हमेशा ऐसी ही है। जैसे ही वह अपने बच्चों को रोते हुए सुनती है, वह उन्हें मारने लगती है, भले ही वे भूख के कारण रो रहे हों। उस समय शाम के 5 बजे से ज्यादा हो चुके थे। मैंने सोनिचका को देखा। वह उठी, अपना बर्नस ओढ़ने वाला कपड़ा पहना और घर से बाहर चली गई। 8 बजे वह वापस लौटी और सीधे कैथरीन इवानोवना के पास गई। उसने चुपचाप 30 रूबल की चांदी की रकम मेज पर रख दी और एक शब्द भी नहीं कहा। फिर उसने हमारा बड़ा हरा ऊनी रुमाल, जिसे पूरा परिवार साझा करता था, उठाया, उसे अपने सिर के चारों ओर लपेटा और अपने बिस्तर पर लेट गई, दीवार की तरफ मुंह करके। लेकिन उसके कंधे और पूरा शरीर कांप रहा था। मैं अब भी उसी हालत में पड़ा था। उस पल युवक मैंने देखा कि कैथरीन इवानोवना ने धीरे से सोनिचका के छोटे बिस्तर के पास जाकर घुटने टेक दिए। वह पूरी रात वहीं घुटनों के बल बैठी रही, मेरी बेटी के पैरों को चूमते हुए और हिलने से इनकार करती हुई। अंततः दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गईं। हाँ, दोनों। और मैं वहीं पड़ा रहा, स्तब्ध। मरमेलादो कुछ पल के लिए रुके, मानो उनकी आवाज अब उनका साथ नहीं दे रही हो। फिर उन्होंने अचानक अपना गिलास भरा, उसे खाली किया और थोड़ी देर बाद फिर से बोलने लगे। तब से महोदय, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण और कुछ शत्रुतापूर्ण व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायत के चलते, जिसमें दरिया फ्रांट्जोवना मुख्य भूमिका में थीं, वह हमसे बदला लेना चाहती थीं। यह आरोप लगाकर कि हमने उनका सम्मान नहीं किया, मेरी बेटी सोफिया सेमेनोवना को रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया। इससे हमें अपना घर बदलना पड़ा। हमारी मकान मालकिन अमालिया फेडोरोवना इस मुद्दे पर कठोर बनी रहीं, यह भूलते हुए कि उन्होंने ही पहले दरिया फ्रांट्जोवना की साजिशों का समर्थन किया था। मिस्टर लेबेजियातनिकोव ने भी उनका साथ दिया। खैर, सोनिचका को लेकर ही कैथरीन इवानोवना और उनका झगड़ा हुआ था, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया। शुरुआत में उन्होंने सोनिचका पर काफी ध्यान दिया, लेकिन जल्दी ही उनकी आत्म प्रतिष्ठा को चोट लगी। मेरे जैसा एक शिक्षित आदमी इस तरह के व्यक्ति के साथ एक ही घर में कैसे रह सकता है, उन्होंने कहा। कैथरीन इवानोवना ने तुरंत सोनिचका का पक्ष लिया और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। अब मेरी बेटी आमतौर पर रात के समय हमसे मिलने आती है और कैथरीन इवानोवना की हर संभव मदद करती है। वह रापर्णा सुमोव नाम के एक लंगड़े और हकलाने वाले दर्जी के साथ रहती है।